वेलकम दोस्तों, होमवर्क कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा। आपको पता है हमने अभी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है? थर्मोडायनामिक्स। और अभी हमने थर्मोडायनामिक्स के कुछ बेसिक्स कवर किए हैं, ये आपको पता होगा। हमने देखा है सिस्टम, देखा है सराउंडिंग, देखा है बाउंड्रीज देखी हैं। तो हमने क्लोज सिस्टम देख लिया, ओपन सिस्टम देख लिया, आइसोलेटेड सिस्टम देख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमने कल बोला था कि हम आज क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे मेथड टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के दो मेथड हैं और आज हम उन्हीं के बारे में प्रॉपरली डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल कॉपी को खोलिए, पेन को खोलिए, दिमाग को खोलिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और लेक्चर को शुरू कीजिए। ठीक है, तो राधे माँ का नाम लीजिए और प्यार से लेक्चर को शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। उसके बाद हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये दोनों अप्रोच क्या हैं? ये दोनों अप्रोच थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के प्रॉपर अप्रोच हैं। मतलब इन दो तरीकों से हम पूरी थर्मोडायनामिक्स को प्रॉपरली पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। हेडलाइन डालते हैं मेथड्स। एक प्रॉपर हेडलाइन डालिए, मेथड्स to study methods to study the thermodynamics। methods to study the thermodynamics। क्लियर है? सो दो मेथड के बारे में हम बात करेंगे। पहला मेथड कौन सा है? जैसा मैंने आपको बताया, द वेरी फर्स्ट मेथड इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता क्या है। चलिए ध्यान से समझिए। वर्ड ये जो है माइक्रो, ये जो वर्ड है माइक्रो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल मतलब अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म। आपने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल छोटी चीजों के बारे में स्टडी करना, अति सूक्ष्म। ये वर्ड है स्कोपिक। ये वर्ड है स्कोपिक। तो स्कोपिक का मतलब क्या होता है? स्कोपिक का मतलब होता है लेवल। लेवल का मतलब स्तर, लेवल, या विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, देखने का तरीका। दो तरीके से हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक को, थर्मोडायनामिक्स को। पहला माइक्रोस्कोपिक और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में हम देख रहे हैं कि माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अति सूक्ष्म। स्कोपिक का मतलब होता है लेवल, विजुअलाइजेशन। पहले वर्ड्स को समझिए। अप्रोच का मतलब होता है स्टडी। अप्रोच का मतलब होता है स्टडी या अप्रोच करना। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अति सूक्ष्म लेवल पे स्टडी करेंगे। अति सूक्ष्म लेवल पे हम स्टडी करेंगे। दैट इज ऑल मीन बाय माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे। इसका मतलब होगा कि हम बिल्कुल, हमारे पास जैसे एक कंटेनर है, समझ लीजिए, उस कंटेनर में बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं या कंटेनर में बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। सपोज दैट मैं एक रूम में खड़ा हूं और इस रूम में पूरी एयर भरी है। अब आपको पता है कि एयर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एयर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो आप फ्रीक्वेंटली जवाब देंगे कि सर इनफाइनाइट। ठीक है, असंख्य, अनंत, अगण्य, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर? अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब, जैसे मुझे यह पता करना है कि रूम में जितनी एयर है, इस पूरे एयर का वेट कितना है, पूरे एयर का वॉल्यूम कितना है, पूरे एयर का टेम्परेचर कितना है, पूरे एयर का प्रेशर कितना है। मुझे मान लीजिए रूम के अंदर पूरे एयर की प्रॉपर स्टडी करनी है। क्लियर? तो अब ध्यान से समझिए। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या बोलता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ये बोलता है कि रूम में जितनी एयर है, इन सब में पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। आप एक पार्टिकल को पकड़िए, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ो
उसके बारे में पूरी स्टडी कर लो, उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका मास क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, सब कुछ स्टडी कर लो। फिर दूसरे पार्टिकल को पकड़ो, उसके बारे में उसका प्रेशर, उसका मास, उसकी डेंसिटी, उसका टेम्परेचर सब स्टडी कर लो। ऐसे ही एयर में जितने पार्टिकल्स हैं सबकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है हमको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। एयर में जितने पार्टिकल हैं सबकी हमको क्या करनी है, इंडिविजुअल स्टडी करनी है, किसमें, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। आप बताइए क्या ये चीज आसान है? रूम में इतनी सारी एयर है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, आप एक एक पार्टिकल को लेके अगर स्टडी करोगे ना तो भैया पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और स्टडी खत्म नहीं होगी। एयर के इनफाइनाइट मतलब मान लो कई अरब खरब पार्टिकल्स हैं, एक एक पार्टिकल को अगर आप लेके स्टडी करोगे आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन ये स्टडी कभी खत्म नहीं होगी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी बड़ी खतरनाक होती है, बहुत टफ होती है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे होती है। एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल को हम उठाते हैं और इस मेथड में स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच किसके लिए होता है, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इंडिविजुअल पार्टिकल को हम उठाते हैं, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स को उठाएंगे और सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब एक बात और बताइए, जैसे हमने एक एक पार्टिकल को उठाया और सबकी डिटेल स्टडी करी, सबके बारे में प्रेशर, टेम्परेचर, सबका पूरी कुंडली सबकी खंगाल डाली, तो क्या इतना हम दिमाग में याद रख पाएंगे? कभी जिंदगी में नहीं याद रख पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्टैट्स बनाने पड़ेंगे, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सबके बारे में लिखना पड़ेगा, स्टैटिक्स बनाना पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस मेथड को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों? क्योंकि हमको एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, उनके स्टैट्स बनाने हैं, उनके डेटा कलेक्ट करने हैं, उनकी स्टैटिक्स बनानी है ताकि हमको चीजें याद रहें। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हुआ? फिर से एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब आपको समझ में आया कि माइक्रो का मतलब अति सूक्ष्म, स्कोपिक का मतलब लेवल और अप्रोच का मतलब स्टडी। बहुत छोटे लेवल पे हम स्टडी करेंगे। मतलब अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा है, पानी के बहुत सारे पार्टिकल है, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो हमको एक एक मॉलिक्यूल को उठाना है और एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब इस मेथड में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला फीचर है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब ये भी हो सकता है कि आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो करो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करो और आपकी स्टडी कभी खत्म ही ना हो और आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और दूसरा, प्रॉपरली नोट्स करिए, प्रॉपरली नोट बनाइए और प्रॉपरली इसको नोट करिए। दूसरी चीज क्या है, एक पहला तो टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा क्या है, द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी the behavior of each and every molecule is taken into consideration हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर इसमें हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली। क्लियर? तो 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट जो इसमें है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, जो थर्ड पॉइंट आएगा वो ये है, क्या है समझिए। थर्ड पॉइंट ये होगा कि आप सिंपल सी चीज आप खुद इमेजिन करो, अगर भैया एक रूम में 10,000 करोड़ मॉलिक्यूल हैं और एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, तो हमारी इतनी ताकत है, आपकी इतनी ताकत है कि आप अपने दिमाग में चीजों को याद रख पाओगे? कभी नहीं याद रख पाओगे। आप सर रजनीकांत तो है नहीं ना, तो आप अपने दिमाग में इतनी चीजें नहीं बिठा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू कलेक्ट सम डेटा, वी हैव टू मेक सम स्टैटिक्स। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, वी हैव
to collect datas and make statics. ठीक है, हमको डेटा कलेक्ट करना है और हमको स्टैटिक्स बनानी पड़ेंगी. क्लियर? वी हैव टू मेक स्टैटिक्स. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो लोग पूछते हैं कि सर जब ये मेथड इतना बड़ा है तो फिर इसको पढ़ने का फायदा क्या है, हम इसको पढ़ेंगे कहाँ? तो सिंपल सी चीज है, हम इसको वहां पढ़ेंगे जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे. जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे वहां पे जो टाइम कंजम्पशन है वो कम लगेगा, तो हमारी स्टडी पूरी हो जाएगी. मैं आपको एक आसान एग्जांपल समझाता हूं. जैसे मान लीजिए कि मैं मान लीजिए क्लास ले रहा हूं और मेरे क्लास में मान लीजिए कुल 1500 बच्चे बैठे हैं. ठीक है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं बच्चों के पास जाऊं और इंडिविजुअली चेक करूं कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन बच्चा पढ़ने में खराब है, ताकि मेरे क्लास का रिजल्ट अच्छा हो. अब आप बताइए, अगर मेरी 4 घंटे की क्लास है तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 1500 बच्चों के पास इंडिविजुअली जाऊं और सबके बारे में पता करूं? अरे भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम पढ़ने में कैसे हो, तुम्हारे नंबर कितने थे 12th में, तुम्हारे नंबर कितने थे 10th में? मेरे लिए क्या है, पॉसिबल है? नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. मैं एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, मैं एक एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. पता लगा सारे बच्चों के बारे में पढ़ते पढ़ते पूरा साल निकल गया और लेक्चर कभी शुरू हुआ ही नहीं. क्लियर है? तो ये स्टडी पॉसिबल नहीं है. तो फिर कहां करेंगे? जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे. जैसे अगर मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, ऑब्वियसली हाँ मैं हर बच्चों के पास जा सकता हूं और सबकी इंडिविजुअल स्टडी कर सकता हूं कि भाई तुम्हारे कितने नंबर आए, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं, तुमने नोट्स बनाए कि नहीं, तुम एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो. मैं एक एक इंडिविजुअल बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता हूं. तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. ओके, सो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चों के पास इंडिविजुअल स्टडी करने जाऊं. तो मैं ये कहां कर सकता हूं? जहां पे नंबर ऑफ बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे. अगर मेरे क्लास में 15 बच्चे हैं तो मैं सबकी इंडिविजुअल स्टडी कर सकता हूं. सिंपल सी बात है. तो इसका मतलब क्या है? इससे हमारा सेंस क्या निकल के आया? ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे हमारा सेंस क्या निकल के आया? इससे हमारा सेंस ये निकल के आया कि मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिर्फ वहीं फॉलो किया जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ताकि हमको स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो और टाइम ज्यादा ना लगे. क्लियर है? चलिए तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी जल्दी. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. दिस अप्रोच is only followed where क्या? number of molecules are lesser. जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहीं पे हम ये स्टडी को फॉलो करेंगे. अब कोई पूछ सकता है सर कहां पे कम होंगे? आपको पता है, ये चीज तो आपको पता होगी, बेसिक फिजिक्स है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल का दाब क्या होता है? कम होता जाता है. मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, हम अपने जमीन के सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एटमॉस्फेयर जो है, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है. डेंसिटी कम का मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं. तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, बहुत ऊंचाई पे अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, सपोज अगर हम एरोस्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या बहुत हम ऊंचाई पे कोई स्टडी कर रहे हैं, हम वहां पे ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां के कंपैरिजन में कम होंगे, डेंसिटी कम होगी. तो हम इसको बोल सकते हैं दिस अप्रोच इज ओनली फॉलोड वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेसर. मीन्स कहां पे? मीन्स एट higher altitudes. एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ऊंचाई. एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ऊंचाई. ठीक है? तो आपको माइक्रोस्कोपिक के बारे में कितनी पॉइंट ध्यान रखने हैं, कितनी चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान से समझिए. माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करना. नेक्स्ट,
इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को लेना और सबकी इंडिविजुअल स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पूरी उम्र बीत जाएगी लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। और क्या है, हमको डेटा बनाना पड़ेगा, स्टैट्स बनाने पड़ेंगे सबके बारे में, ये भी बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये अप्रोच कहां फॉलो करेंगे, जहां पे मॉलिक्यूल कम होंगे, जिस क्लास में बच्चे कम होंगे उसमें मैं सबकी स्टडी कर सकता हूं, जहां बच्चे ज्यादा होंगे मैं सबकी स्टडी नहीं कर सकता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां कम होंगे वो कौन सा पॉइंट है, ऊंचाई पे, हायर एल्टीट्यूड, जहां पे डेंसिटी कम होगी। आर वी क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, द वेरी सूदिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड द मोस्ट फॉलोड प्रोसेस वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So our next topic is macroscopic approach of thermodynamics. Clear? चलिए, तो हेडलाइन पुट करिए, मैक्रो, MACRO, मैक्रो, इट इज नॉट माइक्रो, इट इज मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो दूसरा मेथड है स्टडी करने का थर्मोडायनामिक्स को समझने का जो दूसरा तरीका है वो है मैक्रो। डू नॉट कंफ्यूज विद द स्पेलिंग, इट्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, इट्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब अगर आपको समझ में ये ना आए कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब क्या है, तो सिंपल सी चीज है, जो वर्ड लिखे गए हैं ना उन्हीं में उनकी मीनिंग ढूंढो, आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। देखिए, मैक्रो का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय मैक्रो? मैक्रो का मतलब ह्यूज या विशाल, मतलब बड़ा, विशाल। क्लियर? स्कोपिक का मतलब अगेन वही, लेवल या विजुअलाइजेशन, अगेन अप्रोच का मतलब अगेन स्टडी। अब हम क्या करेंगे, जो हम स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल में छोटे लेवल पे कर रहे थे, अब वही स्टडी हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे। अब ये बड़े लेवल पे स्टडी करने का मतलब क्या है, बड़े लेवल पे स्टडी करने का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी हाथी पे बैठ के स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, पहले ध्यान से समझिए। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते थे, एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को लेते थे और सबके बारे में स्टडी करते थे। तुम पार्टिकल नंबर ए हाजिर हो, तुम्हारा डेंसिटी बताओ, मॉलिक्यूल का अपना वेट बताओ, अपना प्रेशर बताओ, अपना टेम्परेचर बताओ, नोट कर लिया। मॉलिक्यूल नंबर बी इधर आओ, मास बताओ, प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बताओ, डेंसिटी बताओ, सब नोट कर लिया, डेटा बना लिया। लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको इस पूरे रूम में एयर की स्टडी करनी है। अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए इस रूम में बहुत सारी एयर है और हमको पूरे एयर की स्टडी करनी है कि जो रूम में एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, रूम की एयर का टेम्परेचर कितना है, पूरे रूम की एयर का प्रेशर कितना है, पूरे रूम की एयर का वॉल्यूम कितना है, पूरे रूम की एयर का मास कितना है। मान लीजिए हमको ये स्टडी करनी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास रूम है, इस रूम में पूरी एयर भरी है और मान लीजिए हमको पूरे एयर का प्रेशर निकालना है, पूरे एयर की डेंसिटी निकालनी है, पूरे एयर का वॉल्यूम निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं उठाएंगे, ये तो हम माइक्रोस्कोपिक में कर रहे थे। यहां हमने क्या किया समझिए, मान लीजिए हमने इतना एरिया ले लिया, यहां पे इतना एरिया ले लिया, इतनी एयर कमरे में से इतनी एयर को निकाल लिया और इतनी पूरी एयर की हमने स्टडी कर ली कि अच्छा ये जितनी एयर है, इस पूरे एयर का मास मान लीजिए 0.5 kg है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए 0.5 मीटर क्यूब है। इस तरह से हमने इसकी सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली, मास चेक कर लिया, वॉल्यूम चेक कर लिया, प्रेशर चेक कर लिया, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से एयर निकालेंगे, यहां से एयर निकालेंगे, इतनी एयर यहां से निकाल लिया, इतनी एयर यहां से निकाल लिया, इतनी एयर यहां से निकाल लिया। अब इस एयर के बारे में स्टडी किया, मान लीजिए मास कितना आ गया 0.6 kg, मान लीजिए वॉल्यूम कितना आ गया 0.7 kg फॉर एग्जांपल।
अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरे रूम की एयर को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेंगे और सबका मास सबका प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में सबका एवरेज लेके निकाल लेंगे। यहाँ 0.5 0.6 मान लीजिए, यहाँ 0.8 आया, मान लीजिए यहाँ 0.9 आया, तो सबको जोड़ के सबका एवरेज ले लेंगे और वही रिजल्ट हम लिख देंगे। आप खुद सोचिए कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है, ये वाला या वो वाला। उसमें एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, यहाँ पे ग्रुप स्टडी करनी है। इस पूरे रूम का वॉल्यूम मान लीजिए 100 मीटर क्यूब है, फॉर एग्जांपल 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब यहाँ से निकाल लिया, 1 मीटर क्यूब यहाँ से निकाल लिया, 1 मीटर क्यूब यहाँ से निकाल लिया, ऐसे ऐसे 100 छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए और सब ग्रुप का डेटा कलेक्ट किया। इस ग्रुप का डेटा, उस ग्रुप का डेटा, उस ग्रुप का डेटा, उस ग्रुप का डेटा कलेक्ट किया और सबका एवरेज लेके हमने स्टडी को कर लिया। इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑब्वियसली ये माइक्रोस्कोपिक के कंपैरिजन में कम टाइम टेकिंग है, जल्दी हो जाता है, उससे बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे या वो फॉलो करेंगे, हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे हर जगह जहां भी साइंस, जहां जहां साइंस व्याप्त है, हर जगह हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। यही क्लास है, यही क्लासिकल है, हम इसी को फॉलो करते हैं और यही कारण है इस अप्रोच को हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसको क्या बोलते थे, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल, क्योंकि ये क्लास का है, क्लासिकल है। हम इसको पूरी दुनिया में हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। आर वी क्लियर? चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं और फटाफट आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, जो चीज समझ में ना आए कमेंट करिए और पूछिए, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे, जहां से भी उठे पूछिए। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। इसको नोट करिए और फिर देखते हैं इसके फीचर्स। जैसे हमने उसके फीचर्स देखे थे, अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ओके, सो नोट इट, रब करें। चलिए तो बेसिक जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि माइक्रोस्कोपिक में एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को लेना है और माइक्रोस्कोपिक में एक एक इंडिविजुअल को नहीं लेना है, एक एवरेज निकालना है सबका। तो आप खुद समझ गए होंगे कि फीचर्स क्या क्या होंगे इसके। सलाइंड फीचर्स अगर हम देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, कुछ फीचर्स देख लें, तो पहला फीचर्स है कि नॉट एन individual molecule is considered. Not an individual molecule is considered. एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लेते, तो क्या करते हैं, बट an average data is taken. An average data is taken. एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर नहीं लेंगे, सब मॉलिक्यूल का एवरेज बिहेवियर काउंट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा फीचर क्या हो जाएगा, दूसरा फीचर ये हो जाएगा कि जब हम इंडिविजुअली कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम लेसर टाइम देन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। Clear? So consumes lesser time. Clear? तो it consumes lesser time comparatively किसके, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के कंपैरिजन में मैक्रोस्कोपिक अप्रोच विल कंज्यूम लेसर टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ज्यादा स्टडी करनी है और यहां पे एक एवरेज बिहेवियर को ही कंसीडर करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड। अच्छा, ये जो नाम है ना इनके, जैसे हमने देखा माइक्रोस्कोपिक का नाम क्या था, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसे ही इसका नाम क्या है, क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऑल्सो नोन एज, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ठोक देते हैं कि क्लासिकल किसे बोलते हैं या स्टैटिस्टिकल किसे बोलते हैं, तो इस चीज को आपको दिमाग में फिट करना है। क्लियर है? तो ऑल्सो नोन एज
क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट इसका जो आपको याद रखना है वो ये है कि पूरी दुनिया में जहां भी हम साइंस यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड, ज्यादातर हम यही अप्रोच फॉलो करते हैं। वी फॉलो क्लासिकल अप्रोच। क्यों? क्योंकि टाइम का कंजम्पशन है वो इसमें कम है, ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, टाइम की बचत करने वाला प्रोसेस है, इसलिए हम इसको ज्यादातर वर्ल्ड लेवल पे फॉलो करते हैं। ठीक है, वी फॉलो दिस अप्रोच, वी फॉलो दिस अप्रोच। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स को हम पढ़ते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम यही वाला अप्रोच फॉलो करते हैं। वी ऑलवेज फॉलो क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई थिंक वी ऑल आर क्लियर अबाउट दीज टू मेथड्स टू स्टडी थर्मोडायनामिक्स। हमको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आप इसको प्रॉपरली नोट करिए और रिवाइज करिएगा प्यार से। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं और हम चलते हैं अपने आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग, कॉपी और पेन को ओपन रखिएगा, बिकॉज दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थर्मोडायनामिक्स रिगार्डिंग योर एसएससी जेईई, स्टेट एई or any exam, GATE or whatever exam you are going to write. Okay, this concept, I mean thermodynamic equilibrium, will prove to be an important topic और हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट स्विच करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए, अब आपने अगर कभी सुना होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम, चलिए नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुना है तो कमेंट कर दीजिएगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको एक चीज समझना है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। आई थिंक इस वर्ड से तो आप सब अवेयर होंगे, इक्विलिब्रियम से। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? साम्य की अवस्था, साम्य की अवस्था, कोई डिस्टरबेंस नहीं, चुपचाप, साम्य की अवस्था, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब देखिए, पहले मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो पहले आप प्रॉपरली डेफिनेशन नोट करिए, फिर पेन को छोड़ दीजिए और लेक्चर पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है ये। अ बॉडी इज said to be in thermodynamic equilibrium. A body is said to be in thermodynamic equilibrium. कोई बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब when it undergoes three types of equilibrium simultaneously. When it undergoes three types of equilibrium simultaneously, मतलब एक साथ, simultaneously मतलब एक साथ। कोई बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो एक साथ तीन तरह की इक्विलिब्रियम में हो। अब वो कौन कौन सी इक्विलिब्रियम है, ध्यान से समझिए। पहली इक्विलिब्रियम है थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। तो पहली इक्विलिब्रियम है हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरी इक्विलिब्रियम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम,
दूसरी इक्विलिब्रियम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरी इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले इस बात को समझिए कि कोई बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ तब होगी जब वो एक साथ इन तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है, अगर किसी ने बोला अच्छा मेरे पास एक बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई पूछे कि क्या ये बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, आप बोलोगे नहीं। आपसे कोई बोले मेरे पास एक बॉडी है जो मैकेनिकल में इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है? बोलो नहीं। तो कोई पूछे फिर कब है, बोलो कि जब कोई बॉडी थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल तीनों इक्विलिब्रियम में एक साथ आएगी तब हम उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड यहां पे बड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान दीजिएगा। डू नॉट एवर कंफ्यूज विथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज सेपरेट and thermal equilibrium is different. It is different and it is different. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों तरह की इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, आइए फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मल का मतलब क्या है? हीट का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होती है? हीट फ्लो होती है। तो थर्मल का मतलब मान लीजिए टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य की अवस्था। दो बॉडी में जब दो बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो हम उसे बोलते हैं ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बॉडी है मेरे पास, इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं इन दोनों बॉडी को पास ले आऊंगा तो क्या होगा, यहां से एक एनर्जी फ्लो होगी यहां तक, ये 80 पे है, ये वाली 20 पे है, तो 80 से लेकर 20 तक एनर्जी का फ्लो होगा, उसे क्या बोलते हैं? हीट। हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और जब यहां से हीट फ्लो होगा यहां तक तो इसकी एनर्जी कम होगी, जब इसकी एनर्जी कम होगी तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और उस समय इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर पूरी तरह से रुक जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब सिर्फ ये है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। अब समझिए, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, तो इसको आप लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर्स। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर्स। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी है, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी है बॉडी ए, एक बॉडी है बॉडी बी। ये बॉडी है बॉडी ए और ये बॉडी है बॉडी बी। मान लीजिए बॉडी ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए बॉडी बी का टेम्परेचर है, चलिए मान लीजिए बॉडी बी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों बॉडी को मैं पास ले आता हूं, ये 20 है ये 100 है, इन दोनों को मैं पास ले आता हूं। जब मैं पास ले आऊंगा तो क्या होगा, जहां का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से एक एनर्जी फ्लो होना शुरू होगी कम वाले की तरफ। तो क्या होगा, दिस बॉडी गेट्स कोल्डर एंड दिस विल गेट्स हॉटर। ये ठंडी होती जाएगी और ये गर्म होती जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस है तब तक तो हीट फ्लो होगी, जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस बराबर हो गया हीट फ्लो होना बंद हो गई। मान लीजिए कंडीशन ऐसी आ गई कि ये वाली बॉडी भी मान लीजिए चलिए 60 डिग्री सेल्सियस पे हो गई और ये वाली बॉडी भी 60 डिग्री सेल्सियस पे हो गई। जब ऐसा हुआ उस समय हीट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद। इस कंडीशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे। चलिए देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम है, आपने एक, मान लीजिए मैंने एक मार्कर को यहाँ पे रूम के अंदर मैंने मार्कर को हैंग कर दिया, ये हमारा सिस्टम है, बाकी पूरा रूम क्या है, सराउंडिंग।
इसको हैंग कर दिया हमने। अब क्या होगा, इस मार्कर को मैंने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, इस मार्कर को मैंने एक फोर्स लिया, लगा के यहां तक छोड़ दिया। जब मार्कर को मैंने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये मार्कर क्या होगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। जब तक ये मार्कर मूव कर रहा है तब तक ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब मैंने इसको मूव करा के छोड़ दिया, ये मार्कर मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड कम होगा, ऑसिलेशन कम होगा और ये आके रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो ये रुका क्यों? क्योंकि इसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। इस कंडीशन में ये मार्कर क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। समझ आया? चलिए, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल समझ लीजिए, किसी बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड प्रेशर पावर नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? तो ये है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है, तो हम थोड़ा स्केच बना के देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को, और ध्यान से समझिए बिल्कुल। क्लियर? आइए देखिए, ये हमारी एक रूफ है, छत है, छत, इससे एक स्प्रिंग लटकी हुई है, इस छत से एक स्प्रिंग लटकी हुई है, और इस स्प्रिंग से हमने एक मास को ऐड कर दिया, मास को अटैच कर दिया। मान लीजिए ये मास है m, तो इस स्प्रिंग से जो रूप से लटक रही है, इससे हमने एक मास को, एक बॉडी को अटैच कर दिया। क्लियर है? अब मान लीजिए ये स्प्रिंग ऐसे ही लटकी हुई है और ये मास इस पे ऐसे हैंग करके चुपचाप बैठा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है। जब ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल मास शांत है, हिल डुल नहीं रहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना बात को और कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है? तो जब ये पूरी तरह से शांत है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, उस समय क्यों हिल नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे के सारे फोर्स, अगल बगल के सारे फोर्स क्या है, बराबर हैं। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मान लीजिए आपके घर में ये स्प्रिंग लगी है, मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है। अब बच्चा आया हथौड़ी लेके और उसने हथौड़ी से इस पे वार किया। जैसे ही उसने बच्चे ने हथौड़ी से वार किया इस मास पे, ये मास क्या करेगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी यहां है, अभी यहां आ जाएगा, फिर नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर अप डाउन, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये मास ऑसिलेट क्यों कर रहा है टू एंड फ्रो? बिकॉज this Chotu has created some unbalanced force over this mass m, and because of that unbalanced force the mass m starts oscillating to and fro, up and down motion. जब तक ये मूव कर रहा है, ये मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड प्रेशर यहां पे प्रेजेंट है। थोड़ी देर बाद इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और इसके ऑसिलेशन थोड़ी देर बाद बिल्कुल बंद हो जाएंगे, वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बिल्कुल बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और तब ये फिर से अपनी साम्य की अवस्था अर्थात इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। जब ये फिर से दोबारा शांत हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप सिर्फ लिखिए इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्वलिटी ऑफ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है, आपको दिखा देता हूं यहां पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, इक्वलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स या प्रेशर, अनबैलेंस्ड फोर्स या प्रेशर। मतलब there should not be any unbalanced force occurring within the system and surrounding. So this is what we mean by unbalanced force or mechanical equilibrium. बस सिंपल सी चीजें हैं कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अगर है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं आएगी, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है। I think we are clear about these two particular concepts. Okay, so let's have third type of equilibrium, that is chemical equilibrium. केमिकल नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, जब भी नोट्स बनाते रहिए राधे माँ को याद कीजिए, नोट्स अपने आप अच्छे बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। ठीक है?
तो थर्ड इक्विलिब्रियम देखते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्ड टाइप की इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लियर है? तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य की अवस्था, बैलेंस्ड स्टेट, साम्य की अवस्था, बैलेंस्ड स्टेट। तो मतलब अगर कोई बॉडी केमिकली बैलेंस्ड है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर कोई बॉडी केमिकली बैलेंस्ड है तो केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और घर की छत है, ये घर की छत है। घर की छत पे आपने एक लोहे का टुकड़ा रखा है, आयरन का पीस रखा है, छत के ऊपर आपने एक आयरन का पीस रख दिया। अब आप उसको रख के चले आए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, महीने भर बीत गए। जब आप वहां पे जाके देखते हो तो ये आयरन का पीस क्या है, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है और उसी आयरन ऑक्साइड को हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, जंग, क्या बोलते हैं, रस्ट। इसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, आयरन ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज दिस आयरन पीस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। या फिर बारिश हुई, बारिश में पानी इसके ऊपर आया, पानी से रिएक्ट किया और फिर से रस्टिंग हुआ, कोरोजन हुआ, ये सब ये फॉर्म करना शुरू कर देगा। जब ये फॉर्म करना शुरू कर दिया तो इसने क्यों फॉर्म किया? क्यों? क्योंकि इसने केमिकल रिएक्शन किया अपने सराउंडिंग के साथ। तो जब केमिकल रिएक्शन कर चुका है तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, है ना? तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब ये ऐसी कंडीशन में हो कि अपने सराउंडिंग के साथ कोई रिएक्शन करे ही ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी बॉडी में तब होती है जब वो बॉडी किसी के साथ भी किसी तरह का कोई रिएक्शन ना कर रही हो। मतलब एक तरह से समझ लीजिए इनएक्टिव हो, केमिकली इनएक्टिव हो, केमिकली स्टेबल हो। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आयरन के पीस के ऊपर परफेक्ट कोटिंग कर दूं, अगर मैं परफेक्ट कोटिंग कर दूं इस आयरन के पीस के ऊपर, तब मैं ये कह सकता हूं ये जो आयरन का पीस है परफेक्ट कोटिंग कर दूं, मतलब किसी भी तरह की कोई रस्टिंग, कोरोजन, इरोजन कुछ ना हो, तब मैं कह सकता हूं कि ये आयरन का पीस अब केमिकली स्टेबल है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। बट एज यू ऑल नो, परफेक्ट कोटिंग, परफेक्ट इंसुलेशन इज नॉट पॉसिबल। आप कभी भी ना परफेक्ट इंसुलेशन कर सकते हैं ना परफेक्ट कोटिंग कर सकते हैं। परफेक्ट इंसुलेशन का हम लोग समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चाय का फ्लास्क है, आप फ्लास्क में चाय डाल दीजिए और आप ये चाहते हैं कि चाय मेरी कभी ठंडी ना हो। जब चाय कभी ठंडी ना हो, इसका मतलब ऑब्वियसली जो फ्लास्क का मटेरियल होगा वो एक आइडियल इंसुलेटर होना चाहिए, है ना? बहुत अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटर होना चाहिए। अब आइडियल इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज चाय डाल दिया फ्लास्क में, मान लीजिए चाय का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, आप बड़े हुए बूढ़े हुए गुजर गए, आपकी पीढ़ी आई गुजर गई, फिर पीढ़ी आई फिर गुजर गई, 7 8 10 पीढ़ी गुजर जाए, उसके बाद भी उस फ्लास्क में चाय का टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए जितना आपने पहले यूज किया था। जितना टेम्परेचर चाय का पहले था, कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद भी टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट इंसुलेशन दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, समझ आया? ओके। तो दुनिया में कोई चीज परफेक्ट है ही नहीं, रजनीकांत और राधिमा को छोड़ के कोई चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब इसके ऊपर कोटिंग वोटिंग कर दो, बढ़िया से फर्स्ट क्लास कोटिंग कर दो ताकि ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन ना करे। उस कंडीशन में ये केमिकली स्टेबल है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी incomplete chemical reaction between system and surrounding. There should not be any incomplete chemical reaction between system and surrounding, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए। सारी केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुकी हो
और अब कोई केमिकल रिएक्शन नया ना हो रहा हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तब हम बोलते हैं कि ये बॉडी केमिकल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल आसान सा, आप आयरन का पीस ले लो, उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग कर दो, अब उसको आप कहीं भी रख दो, उसमें रस्टिंग नहीं होगी, तब हम मान सकते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है। आई थिंक वी ऑल आर क्लियर अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब कोई बॉडी हम देखेंगे, कोई बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ तभी कही जाएगी जब वो इन तीनों इक्विलिब्रियम को एक साथ फॉलो करे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एक साथ होगी, तभी हम बोलेंगे कि वो बॉडी किसी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इन तीनों में से एक का भी वॉल्यूशन हुआ, उल्लंघन हुआ, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऐसी है जो दो तरह की इक्विलिब्रियम में है, इसमें और इसमें, या इसमें और इसमें, या इसमें और इसमें, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे आता है, सुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन, ऑप्शन आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, या थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। सो यू हैव टू टिक द आंसर डी, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, तीनों तरह की इक्विलिब्रियम एक साथ फॉलो होनी चाहिए, तभी होगा आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डू नॉट एवर गेट्स कंफ्यूज्ड विद द वर्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। Thermodynamic equilibrium is different and thermal equilibrium is different. So don't ever mix these two words. Otherwise you will get confused. Okay? Thermodynamic का मतलब तीनों और thermal का मतलब टेम्परेचर की इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम को, बढ़िया से प्रॉपरली नोट्स बनाइए। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है प्योर सब्सटेंसेस। छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी हमको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना है प्योर सब्सटेंस के बारे में। बस ये जानना है कि प्योर सब्सटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए। तो हेडलाइन डालिए प्योर सब्सटेंस, और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। दिमाग ओपन, कॉपी ओपन, पेन ओपन, बिल्कुल शांत से बैठिए और ध्यान से समझिए। सब कॉपी पेन छोड़ दीजिए, बस दिमाग रखिए, वीडियो लेक्चर पे फोकस करिए। पहले इस कंसेप्ट को समझिए फिर लिखिए। ठीक है, आइए पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ कि परिभाषा क्या है प्योर सब्सटेंस की, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी एग्जाम आप देते हो, हर एग्जाम में अक्सर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ देते हैं। मतलब जितने भी एग्जाम आप देते हो उसमें से 90% एग्जाम में ये क्वेश्चन प्योर सब्सटेंस से आ ही जाता है कभी ना कभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, समझिए। अ सब्सटेंस इज said to be, a substance is said to be a pure substance। किसी पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कब कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे। A substance is said to be a pure substance only when, only, underline the word only when it is in, किसी हम पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस सिर्फ तभी कहते हैं जब ये दो कंडीशन को फॉलो करे, दो कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ध्यान रखिए, दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। पहली कंडीशन, a substance is said to be in a pure, a substance is said to be a pure substance only when it is in, only when it is, sorry, it is homogeneous
ओनली व्हेन इट इज होमोजीनियस या यूनिफॉर्म, ओनली व्हेन इट इज होमोजीनियस या यूनिफॉर्म इन केमिकल कंपोजिशन। पहले आप सिर्फ लिख लीजिए, अभी देखते हैं दोनों चीजें क्या हैं। केमिकल कंपोजिशन, दूसरा होमोजीनियस, होमोजीनियस और यूनिफॉर्म इन केमिकल एग्रीगेशन, इन केमिकल एग्रीगेशन। पहले लाइन समझिए, किसी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस सिर्फ तब कहते हैं जब वो होमोजीनियस हो अपने केमिकल कंपोजिशन में, होमोजीनियस हो अपने केमिकल एग्रीगेशन में थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर अपना केमिकल कंपोजिशन वो सेम रखे और थ्रू आउट द मिक्सचर अपना केमिकल एग्रीगेशन भी वो सेम रखे। एक वर्ड यहां पे आप जानते हो, केमिकल कंपोजिशन, मतलब जिस केमिकल से मिलके वो कंपोज हुआ है उसमें कंपोजिशन क्या है, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, कितने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हैं, इसे हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन, किस तरह से बना हुआ है। और केमिकल एग्रीगेशन, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, बॉन्ड बनाना, समूह बनाना। एग्रीगेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग करना, बॉन्ड बनाना। तो एग्रीगेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग। अब ध्यान से समझिए, एग्रीगेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग, मतलब कोई सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस सिर्फ तभी कहा जाएगा जब पूरे मिक्सचर में उसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो और पूरे मिक्सचर में उसमें केमिकल बॉन्डिंग हर जगह सेम हो, तब हम उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और ध्यान रखिएगा ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आपको समझाता हूं इन दोनों कंडीशंस का मतलब क्या होता है। केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना और केमिकल एग्रीगेशन यूनिफॉर्म होना, इसका मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, कोई बड़ा बर्तन है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लीजिए कुछ एयर भरी है, इस कंटेनर में मान लीजिए कुछ एयर भरी है। क्या है ये? एयर, हवा। इस कंटेनर में कुछ एयर भरी है। अब आपको ये चेक करना है कि भैया एयर जो है वो प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। देखिए किसी भी चीज के बारे में आपको चेक करना है कि ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। आपके पास क्या है? रामबाण। दो तरीके आपको अपनाने हैं। पहला कि वो अगर केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर और केमिकल एग्रीगेशन भी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो पक्का वो सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन चेक करते हैं, केमिकल कंपोजिशन। थ्रू आउट द मिक्सचर आपको चेक करना है, पूरे मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। थ्रू आउट द मिक्सचर मतलब यहां से लेके यहां तक। क्लियर? अब देखिए एयर है तो एयर का कंपोजिशन आपको पता है। एयर में क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूं, एयर में क्या होता है? 79% क्या होता है? नाइट्रोजन, और अप्रोक्सीमेटली 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। एयर किससे मिलकर बनती है? लगभग 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कंडीशन नंबर 1 कि केमिकल कंपोजिशन सेम है कि नहीं थ्रू आउट द मिक्सचर। अब आप क्या करोगे? आप यहां से गए, एयर के पास गए, कंटेनर के पास गए, आपने बोला सुनो, एयर से कहा आपने सुनो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी तुम्हारी लेना चाहता हूं स्टडी करने के लिए। एयर ने कहा ठीक है ले जाओ स्टडी करो। तो आपने क्या किया? यहां से थोड़ी सी एयर खींच ली, थोड़ी सी एयर यहां से खींच ली कंटेनर से बाहर। जब आपने थोड़ी सी एयर कंटेनर से बाहर खींची और इस एयर की आपने स्टडी करी तो आपने देखा कि यार ये जो एयर है, ये जो एयर है ये किससे मिलकर बनी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? पाया 79। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? पाया 21। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक जगह से मैंने देख लिया। आप घूमते घूमते यहां से आए, यहां पे गए, आपने यहां से भी एयर निकाल ली, इतनी एयर आपने यहां से निकाल ली।
आपने इस वाले एयर की भी स्टडी करी, जब इस वाले एयर की स्टडी करी आपने फिर पाया कि ये एयर किससे बनी है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। कितना परसेंट, 79। कितना परसेंट, 21। आपका दिल अभी भी नहीं भरा, आपकी चाहत और बढ़ती चली गई, आप चले गए यहां पे। आप बोले नहीं नहीं मैं यहां से भी चेक करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है चेक कर ले। तो तुमने क्या किया, थोड़ी एयर यहां से निकाली, जब इस एयर को निकाला यहां की भी स्टडी करी, देखा किससे बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना, 79, ऑक्सीजन कितना, 21। अब आप परेशान, आपको लगा यार मैं इतना घूम रहा हूं, यहां से घूम रहा हूं, यहां जा रहा हूं, यहां से घूम रहा हूं, यहां जा रहा हूं, यहां से घूम रहा हूं, यहां जा रहा हूं, हर जगह से मैं एयर निकाल रहा हूं, लेकिन यार एयर का केमिकल कंपोजिशन तो सेम आ रहा है। यहां भी 79 21, यहां भी 79 21, यहां भी 79 21। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है भाई कि एयर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। आप एयर को कहीं से भी निकाल लो, कहीं से भी चेक कर लो, हर जगह यहां 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 हर लोकेशन पे, हर जगह उसका केमिकल कंपोजिशन 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21, हर जगह केमिकल कंपोजिशन यही आएगा। समझ आया? दिस इज व्हाट वी मीन बाय केमिकल कंपोजिशन का यूनिफॉर्म होना। तो केमिकल कंपोजिशन हर जगह एयर का यूनिफॉर्म होगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए, मतलब केमिकल एग्रीगेशन भी सेम होना चाहिए। तो अब आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पे कि केमिकल एग्रीगेशन भी सेम होना चाहिए। अब वो कैसे देखेंगे, आइए यहां पे देखिए केमिकल एग्रीगेशन बॉन्डिंग की बात करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपको पता होगा ट्राईवैलेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड। यहां पे आपने देखा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे आपने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां पे फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आप फिर से परेशान हो गए, अरे यार मैं तो यहां दौड़ रहा हूं, यहां दौड़ रहा हूं, यहां दौड़ रहा हूं, यहां दौड़ रहा हूं, हर जगह केमिकल एग्रीगेशन सेम आ रहा है। मतलब यहां भी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, यहां भी सेम, यहां भी सेम, हर जगह वही कंडीशन फॉलो हो रही है। आप नाइट्रोजन को, एयर को कहीं से निकाल लो, हर जगह यहां 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 जहां भी देखोगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही आपको मिलेगा। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि थ्रू आउट द मिक्सचर आप चाहे कहीं भी चले जाओ, हर जगह केमिकल कंपोजिशन तो सेम था ही, 79 21 केमिकल एग्रीगेशन भी सेम है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर एक प्योर सब्सटेंस है, हवा एक शुद्ध पदार्थ है। क्लियर? एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पानी के बारे में आपको दिखाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है? चलिए सॉरी, मान लीजिए अगर यहां पे एयर ना होता, यहां पे पानी होता, जल होता, जल पानी। चलिए पानी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कंटेनर है यहां पे, अब इसमें इस बार पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब आपके दिल में ख्वाहिश उठी कि यार मैं पानी पे स्टडी करना चाहता हूं, पानी के बारे में कुछ समझना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि पानी एक प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। ठीक है, लोग कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो ये आप खोजो तो कि जल जीवन है कि नहीं, भरोसा तो होना चाहिए कि जल ही जीवन है, पानी जो पी रहे हैं वो सही है, शुद्ध है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, पानी को हम चेक करना चाहते हैं कि पानी प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। बस वही तरीका, दो कंडीशन, पहला केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए, दूसरा केमिकल एग्रीगेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं पहले पहली कंडीशन। यहां पहुंच जाओ, यहां पहुंच गए, यहां से थोड़ा आपने पानी निकाल लिया, थोड़ा पानी यहां से निकाल लिया। जब पानी निकाला तो पानी की स्टडी करी, देखा, बचपन से पता होगा पानी H2O से बनता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो इससे पानी बनता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। किस रेशियो में है ये देखिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सो 2:1। क्लियर? आपका दिल अभी भी नहीं माना, आप यहां से गए यहां पे, आपने यहां से पानी निकाल लिया, कि मैं यहां से पानी की स्टडी करूंगा, आपने यहां से निकाला, देखा पानी का कंपोजिशन वही भैया H2O, किस रेशियो में, 2:1।
चेंज थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारे टहलने से, है ना। फिर आप नहीं माने, यहां गए, फिर से निकाला, फिर से स्टडी किया, ओ H2O कितना 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां भी 2:1 2:1 2:1 2:1, बच्चा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता चल गया कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। यहां भी केमिकल कंपोजिशन सेम 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहां से भी पानी निकाला वही 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां से भी निकाला 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1। मेरी रिसर्च सफल हो गई। हर जगह केमिकल कंपोजिशन क्या है 2:1। बच्चा उछलने लगा कि हाँ मुझे तो प्योर सब्सटेंस मिल गया। मैंने कहा रुका। बोला क्यों? हमने कहा दूसरी कंडीशन चेक कर लो, क्या पता सेटिस्फाइड ना हो। अगर सेटिस्फाइड होगी दोनों एक साथ तभी आप इसको प्योर सब्सटेंस बोलोगे, अदरवाइज प्योर सब्सटेंस नहीं बोलोगे। बच्चे ने कहा ठीक है दूसरी कंडीशन चेक कर लेता हूं। बच्चा गया, उसने देखा कि अच्छा क्या चेक करना है, बॉन्डिंग चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, केमिकल एग्रीगेशन, बॉन्डिंग चेक करनी है कि बॉन्डिंग सेम है कि नहीं। बच्चा बड़ा खुश हुआ, बच्चा केमिस्ट्री में तेज था। देखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से लगे थे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर यहां आया, यहां का देखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां आया, यहां का पानी देखा उठा के ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चा फिर से खुश हो गया कि सर मेरा तो केमिकल एग्रीगेशन भी सेम आ रहा है, OHH OHH OHH। मैं जहां से भी पानी निकाल रहा हूं मेरा केमिकल कंपोजिशन केमिकल एग्रीगेशन दोनों सेम ही आ रहा है। अबे तो आना भी तो चाहिए ना। पानी क्या है, प्योर सब्सटेंस। पानी क्या है, प्योर सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी पानी प्योर सब्सटेंस है। जैसे हमने एयर का देखा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, वैसे ही पानी का देखा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो पानी भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। चलिए मैं आपको 3 अलग अलग केस दिखाता हूं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। 3 कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं, केस 1, केस 2, केस 3। एकदम सोच के बताना प्यार से। ये मिक्सचर है, 2 अलग अलग चीजें इसमें रखी हुई हैं। मान लीजिए कंटेनर है, उसमें 2 चीजें मिक्स हैं। चलिए हर कंटेनर में एक चीज कॉमन है, वाटर। यहां भी क्या है, वाटर। यहां भी क्या है, वाटर। 3 जार है, 3 कंटेनर है, तीनों में पानी भरा हुआ है, आधा आधा पानी भरा है। अब हमको कुछ और चीजें मिक्स करनी है, ठीक है। तो पहला केस ए में और केस बी में और केस सी, 3 कंडीशन है। पहले में हमने पानी के साथ क्या मिक्स कर दिया, आइस, बर्फ। पहले में हमने पानी के साथ क्या मिक्स कर दिया, आइस। दूसरे केस में हमने पानी के साथ क्या मिक्स किया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा ये H2O लिक्विड नहीं है, H2 गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है, ठीक है। थर्ड केस में हमने क्या कर दिया, H2 भी मिक्स कर दिया और O2 भी मिक्स कर दिया। पानी तीनों में है, पहले में हमने बर्फ मिला दिया, दूसरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर मिला दिया, तीसरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल का मिक्सचर मिला दिया। अब आपको यह बताना है इन तीनों में से कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस पहले आपको ये चेक करना है। ध्यान से समझिए, पहले आपको ये केस चेक करना है। एग्जाम में ऐसे ही आता है, एक एग्जाम जब आप दोगे स्पेशली थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम, तो उनमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ये कंटेनर चेक करना है कि इसमें शुद्ध पदार्थ रखा है कि नहीं, प्योर सब्सटेंस रखा है कि नहीं, यू हैव टू चेक ऑल दोज 2 कंडीशंस। तो पहली कंडीशन आपकी क्या थी, देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1, पहले मैं कंडीशन नंबर 1 चेक करूंगा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, फिर कंडीशन नंबर 2 चेक करूंगा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। जिसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड वो प्योर सब्सटेंस है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्लियर है? चलिए पहले कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं। इसके लिए मैंने देखा आइस, केमिकल कंपोजिशन, आइस भी क्या है, H2O, केमिकल कंपोजिशन क्या है 2:1। इसका क्या है H2O, केमिकल कंपोजिशन क्या है 2:1। तो मैंने देखी कंडीशन फर्स्ट 2:1 2:1 से केमिकल कंपोजिशन 2:1, यहां भी 2:1, यहां भी। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड।
केमिकल कंपोजिशन 2:1 यहां भी, 2:1 यहां भी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आते हैं इसमें केमिकल कंपोजिशन, ध्यान से समझिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1। वाटर H2O होता ही है, आप जानते ही हैं, वाटर का मतलब H2O। यहां भी केमिकल कंपोजिशन 2:1। ध्यान रखिएगा, वाटर यहां भी, वाटर यहां भी, वाटर यहां भी, तो हर जगह 2:1 2:1 2:1। वाटर का तो 2:1 होगा, यहां भी और यहां भी। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहां हमने चेक किया 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1। तो पहली कंडीशन यहां भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आते हैं थर्ड में, यहां पे देखते हैं कितने मॉलिक्यूल 2, यहां पे कितने 2, 2:2, और ये कितना है H2O, कितना है 2:1, कितना है 2:1, ये 2:1, ये 2:2, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई ना, तो आगे इसको चेक ही मत करो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस में दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। तो जब यहां पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आगे चेक करने से क्या फायदा। अब इसको आगे चेक ही मत करो, लिख दो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अब आते हैं इसमें, पहली कंडीशन दोनों में सेटिस्फाइड है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? केमिकल एग्रीगेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग देखना है। यहां वाटर H2O है, कैसे अरेंज्ड है? OHH। यहां पे कैसे अरेंज्ड है? OHH। ये भी वाटर, ये भी आइस भी तो H2O है, ये भी H2O है, OHH। ये आइस भी कैसे? OHH। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन भी यहां पे क्या है? सेटिस्फाइड। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे वाटर बॉन्डिंग कैसे है? OHH। यहां पे बॉन्डिंग कैसे है? ये H सिंगल बॉन्ड से और ये ऑक्सीजन अलग है। H2 यहां पे सिंगल बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन के बीच में और ये ऑक्सीजन अलग है, तो ये OHH है, लेकिन ये OHH नहीं है। HH ये अलग है और ये O अलग है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सो दिस ऑल्सो इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ ये वाला प्योर सब्सटेंस है, ऑप्शन ए, कंटेनर नंबर ए इज अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स, वी विल आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। अब हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, इसको प्रॉपरली नोट करिए, समझिए इसको। अगर समझ में ना आए तो फिर से मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? और इतना भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाओगे। सिंपल सी बात है, पहले आपको देखना है केमिकल कंपोजिशन, फिर आपको देखना है केमिकल एग्रीगेशन। जहां दोनों सेम है वो प्योर सब्सटेंस है, और अगर सेम नहीं है तो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है? समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हम प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। फिर हम आएंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर प्रोसेस, साइकिल, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तब तक बने रहिए होमवर्क के चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।